बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं डिफरेंशियल का जो है दूसरा लेक्चर है। कल के वीडियो में हमने सीखा था कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, अवकल गुणांक क्या है। आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अवकल गुणांक का चिन्ह क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति में dy बाई डी एक्स का क्या महत्व है और हमारे भौतिक में dy बाई डी एक्स का क्या अर्थ है। तो आज 3 हेडिंग है। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा है अवकल गुणांक का चिन्ह। अवकल गुणांक का चिन्ह। साइन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। साइन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। माना y बराबर एफ एक्स, चर x में एक वास्तविक फलन है। x के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा एक्स करने पर y के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा वाई होता है, या x के मान में अल्प कमी डेल्टा x करने पर y के मान में अल्प कमी डेल्टा y होता है। जैसा कि हमने लिखा कि y x का कोई एक फलन है तो x के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा x करते हैं तो y के मान में भी अल्प वृद्धि डेल्टा y हो जाता है, या x के मान में हम कोई कमी डेल्टा x करते हैं तो y के मान में भी कमी डेल्टा y हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अवकल गुणांक जो होता है ये धनात्मक होता है, डेल्टा y हो जाता है। तो अवकल गुणांक मतलब dy बाई डी एक्स का चिन्ह मतलब साइन धनात्मक होता है। यदि x के मान में अल्प कमी डेल्टा x करने पर y के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा y x के मान में अल्प कमी अगर हम डेल्टा x कर देते हैं तो y के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा y
होता है। तो अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का चिन्ह ऋणात्मक होता है। एक बार इसको और समझ लीजिए। इस हमने कहा कि y x का कोई वास्तविक फलन है, y इज द फंक्शन ऑफ x। x के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा x करने से y के मान में भी अल्प वृद्धि डेल्टा y हो जाता है, या x के मान में डेल्टा x कमी करने से y के मान में भी कमी होती है। तो ऐसी स्थिति में अवकल गुणांक मतलब dy बाई डी का जो चिन्ह है वो धनात्मक होता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, x के मान में हम वृद्धि करते हैं और y के मान में कमी होती है, या x के मान में हम कमी करते हैं, y के मान में वृद्धि होती है, तो ऐसी स्थिति में dy बाई डी का जो चिन्ह होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में dy बाई डी का जो चिन्ह होता है वो ऋणात्मक होता है। देखिए दूसरा हेडिंग हमारा है फलन का किसी बिंदु पर अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। किसी बिंदु पर फलन का अवकलज क्या होता है? माना लेट y इक्वल टू एफ एक्स, चर x में एक वास्तविक फलन है, तो x बराबर a पर f डैश x का मान फलन x बराबर a पर वास्तविक फलन है, तो x बराबर a पर f डैश x का मान फलन x बराबर a पर अवकलज का मान कहलाता है। इसे f डैश a या dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x बराबर a से निरूपित करते हैं। अर्थात बिंदु x बराबर a पर अवकलज का मान ये बराबर होता है f डैश a, या इसको हम कह सकते हैं dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x बराबर ये, और इसी को हम कहेंगे लिमिट s टेन टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन। बिंदु x बराबर a पर अवकलज का जो मान होता है f डैश ये है, और f डैश ये का दूसरा नाम है dy बाई डी एस एट पॉइंट x इक्वल टू ये, और dy बाई डी एस का नाम कल मैंने बताया था कि लिमिट s टेन टू 0 f a प्लस एच एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच होता है। आज क्या है, जहाँ वहाँ x लिखा था वहाँ पर पॉइंट था तो हमने वैल्यू रख दिया है। तो इस तरह से f डैश ये बराबर हो जाता है लिमिट s टेन टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। यदि फलन का मान अपने प्रांत के
प्रत्येक बिंदु पर यदि फलन का मान अपने प्रत्येक बिंदु पर निश्चित रहता है तो फलन अवकलनीय कहलाता है। यहाँ पर फलन का मान का मतलब होता है कि जो फंक्शन है उसके अवकलज का मान, आपका जो हेडिंग है फलन का किसी बिंदु पर अवकलन, यदि फलन का मान का मतलब यह डैश ए है, फलन का मान का मतलब यहाँ से है यह डैश ए से, फलन का मान मतलब यह डैश ए अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर निश्चित रहता है तो फलन कैसा है, अवकलनीय है। कोई भी फंक्शन है और अपने प्रांत का मतलब कि जिस बिंदु को लेकर के फंक्शन परिभाषित होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर dy/dx का मान निश्चित रहता है तो हम कहते हैं फंक्शन कैसा है, ये अवकलनीय है। जब हम अवकलनीयता पढ़ाएंगे तो वहाँ इस पर हम बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग यही है आपका, अवकलज का ज्यामितीय अभिप्राय, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव, मतलब जो हमारा dy/dx है इसका ज्यामिति से क्या रिश्ता है, मतलब जो निर्देशांक ज्यामित है उसका इससे क्या संबंध है। अब देखिए आप, माना y बराबर f(x) एक वास्तविक फलन है, जो बार बार हम मानते हैं वही हमने कहा, माना लेट y इज द फंक्शन ऑफ x, y क्या है, x का एक वास्तविक फलन है। फलन के प्रांत डोमेन का कोई बिंदु x बराबर a, ये हमने मान लिया कि फंक्शन है तो उसका डोमेन भी होता है, तो डोमेन में बहुत से पॉइंट होते हैं, उसी में से एक पॉइंट हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन के ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम फलन का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, आपका ओरिजिन है, ये फंक्शन है y=f(x), मान लेते कोई इसका ग्राफ है कर्व y=f(x), इस पर स्थित जो है कोई एक पॉइंट है वो है P, जिसका कोऑर्डिनेट है ये कामा f(x), इसी के पास में एक पॉइंट और भी है जिसका नाम है Q, और ये है आपका a+h कामा f(a+h), PQ को मिलाने से इसकी जीवा है। P पर खींचा गया कोई टेंजेंट है, P। देखिए हमने मान लिया कि कोई फंक्शन y बराबर f(x) है, तो इसका हमने एक कर्व बनाया, इस पर इस कोई पॉइंट क्या है, P है, जिसका कोऑर्डिनेट fa है। इसी के पास में जस्ट बगल में एक पॉइंट और है Q, जिसका कोऑर्डिनेट है a+h, यह a+h है। तो P और Q ये दोनों पॉइंट क्या है, ये वक्त पर है, क्योंकि मिलाने से जो रेखा प्राप्त होगी इसको जीवा कहा जाता है, तो वक्त क्या होगा, जीवा होगा। ठीक, ये P पर खींचा गया टेंजेंट है जो x अक्ष के साथ में जो कोण बनाता है वो साइ बनाता है। ये आपका x है, ये डैश है, यहाँ पर आपका y है
और ये क्या है वाई डैश। जैसा आपने लिखा कि फलन के प्रांत का कोई बिंदु x बराबर ये है, वक्र पर स्थित कोई बिंदु P A कामा F A है। एक बात हो सकता है प्रॉब्लम हो कि ए कामा एफ ए हम क्यों लिखते हैं। ए कामा एफ ए का मतलब ये होता है, ये अगर हम मान लेते ए कामा बी है, मान लेते ए कामा बी है, तो ए कामा बी फंक्शन हमारा क्या वाई बराबर एफ एक्स है। तो जब एक्स को यहाँ पर हम रखेंगे तो वाई को हम यहाँ रखेंगे, तो इस तरह से बी बराबर आपको हो जाता है एफ ए। तो जो एफ ए दिया हुआ है ये वाई की वैल्यू है, इसको देख करके आपको परेशान नहीं होना है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है वो ये कामा बी के रूप में होता है, ये कामा बी के रूप में ही लिखा है, बल्कि बी की जो वैल्यू है क्या है एफ ए फंक्शन की वैल्यू। कोई बिंदु पी ए कामा एफ ए है, पी के समीप मतलब निकट समीप कोई अन्य बिंदु क्यू ए प्लस एच कामा एफ ए प्लस एच। अब देखिए कर पे हमने एक पॉइंट लिया, कोऑर्डिनेट रखा ये कामा एफ ए, दूसरा पॉइंट हमने क्यू लिखा, तो पी और क्यू थोड़ा पास में है, तो डिफरेंस वो एच का है लगभग ए प्लस एच या पी ए प्लस एच हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो पी क्यू जीवा है, जीवा पी क्यू का ढाल। जीवा पी क्यू का ढाल का मतलब होता है स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू, या ऐसा आप कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, मतलब जो रेखा पी क्यू है इसकी प्रवणता क्या होगी। तो दो बिंदु ज्ञात होने पर रेखा का जो स्लोप होता है ये फार्मूला होता है रेखा से y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो ये हमारा है x1, ये हमारा y1, ये हमारा है x2, ये हमारा क्या है y2। तो इसका स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 मतलब एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान ए प्लस एच माइनस ए। जीवा पी क्यू का ढाल इक्वल ये आपका बन जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें बात एक हमें देखते हैं कि चूंकि क्यू यहां पर है, यदि बिंदु क्यू वक्र के अनुदिश इस प्रकार गति करता है कि Q टेंड टू P। ध्यान बात को, ये Q है ये इस प्रकार कर्व के अनुदिश गति करता है, किधर Q टेंड टू P, मतलब Q पॉइंट जो है P की ओर आता है, जो पॉइंट Q है वो किधर आ रहा है वो P की ओर आ रहा है। तो वही बात आपने कहा कि यदि बिंदु Q वक्र के अनुदिश इस प्रकार गति करता है कि Q टेंड टू P, तो ऐसा क्या होगा। तो जीवा कॉर्ड पी क्यू स्पर्श रेखा के समीप होती जाती है। जैसे जैसे क्यू पॉइंट पी की ओर आता है तो जो पी क्यू है इसे होगा तो क्या होगा, वैसे वैसे पी क्यू जो जीवा है ये टेंजेंट का रूप धारण करने जा रही है।
तो जैसे जैसे क्यू आपका है पी क्यू रहेगा, ये जो स्पर्शी आप है उसके समीप हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, समीप जाती है यदि यस टेंड टू 0 हो तो जी व पी क्यू स्पर्श रेखा को निरूपित करने लगता है। एच का मान जैसे हम 0 कर दें, अगर एच का मान हम 0 कर देंगे तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा एफ ए, और जो आपका ये पी क्यू जीवा है वो क्या बन जाएगा, आपका टेंजेंट है। तो इस प्रकार स्पर्श रेखा की प्रवणता ये बन जाएगा आपका लिमिट यस टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लिमिट क्यू टेंड टू पी जीवा पी क्यू का ढाल। लिमिट क्यू टेंड टू पी मतलब क्यू जो है वो पी पर चला जाएगा, तो जीवा पी क्यू का ढाल ये क्या बन जाएगा, हमारा स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु पी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये आपका हो जाएगा एफ डैश ए, मतलब dy बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। यही बात मैंने बताया था कि किसी बिंदु पर dy बाई डी एक्स का जो मान होता है कैसे निकालते हैं। तो किसी बिंदु पर जो dy बाई डी एक्स का जो मान होता है उसको सिंबल दिया था हमने एफ डैश ए। तो वास्तव में एफ डैश ए किसके बराबर है, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, एक स्लोप ऑफ द जो टेंजेंट होता है वो एफ डैश ए होता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू होती है लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ये है क्या चीज़, कि किसी बिंदु पर किसी फंक्शन के अवकलज का मान होता है। मतलब किसी बिंदु पर अवकलज का मान ही उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता होती है। लेकिन जो बिंदु हो कैसा बिंदु है, तो हमने बताया था कि फलन के प्रांत का कोई बिंदु है, मतलब जो आपका पॉइंट आपने लिया है वो जो पॉइंट है उस बिंदु पर फंक्शन परिभाषित होना चाहिए। मतलब उस बिंदु को अगर हम फंक्शन में रख दें तो कोई भी काल्पनिक या अपरिभाषित मान प्राप्त नहीं होना चाहिए। यदि कोई काल्पनिक या अपरिभाषित मान प्राप्त हो जाता है तो वह बिंदु जो होता है उस फंक्शन का प्रांत नहीं होता है, प्रांत नहीं होता है। ठीक, प्रांत वही होता है जिसको हम फंक्शन में रखें और जो उसका जो रिजल्ट हो एक निश्चित मान हो, वो प्रांत होता है। उसी पॉइंट को रख करके हम dy बाई डी एक्स का जो मान निकालते हैं वो मान उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श की प्रवणता होती है। ये इसका संबंध है। अब देखिए अगला हेडिंग, अवकलज का भौतिक अभिप्राय, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। अवकलज का हमारे भौतिक में क्या उपयोग है, क्या संबंध है। माना फलन यस इक्वल टू एफ टी किसी कण द्वारा t समय में
चली गई दूरी को निरूपित करता है। क्योंकि हम जानते हैं जब दूरी होता है वो समय का ही फंक्शन होता है। दूरी जो होता है वो समय का फंक्शन है, मतलब दूरी समय पे डिपेंड करता है। ठीक, तो हमने मान लिया कि किसी कण का t समय में चली गई दूरी का जो फंक्शन है वो s बराबर ft है। जैसे जैसे हम समय को बदलेंगे, चेंज करेंगे, तो वैसे वैसे दूरी भी हमारी चेंज होगी। मतलब देखिए, यदि समय t में अल्प वृद्धि डेल्टा t करने पर दूरी s में अल्प वृद्धि डेल्टा s हो जाता है। मतलब हम समय को डिस्टर्ब करेंगे तो दूरी भी डिस्टर्ब होगा। तो समय को आपने बदला, क्या किया आपने, डेल्टा t किया, तो इसका जो है दूरी भी आपका चेंज हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यस हमारा जो फंक्शन था वो ये एफ टी लिखा हुआ है। दियर इंप्लाइज एस प्लस डेल्टा एस, ये बराबर हो जाता है एफ टी प्लस डेल्टा टी। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 2 से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, मतलब सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो ये मिल जाएगा डेल्टा एस, ये बराबर लिखा है एफ टी प्लस डेल्टा टी। ठीक, लेकिन हम एक बात जानते हैं, हम जानते हैं कि जो औसत वेग होता है, जो ये औसत वेग होता है ये बराबर होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। जो औसत वेग हमारा होता है वो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी होता है। मतलब एफ टी प्लस डेल्टा टी, हाँ जब घटाएंगे, ध्यान दिया, जब इसमें से घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस एफ टी, माइनस एफ टी अपान डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी टेंड टू 0 तो औसत वेग ही तात्क्षणिक वेग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा है कि जो औसत वेग होता है वो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी होता है, लेकिन ये डेल्टा टी का मान लगभग 0 कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो औसत वेग होता है वही तात्क्षणिक हमारा वेग होता है, मतलब बिंदु टी पर उस कण का वेग हो जाता है। ठीक, देखो लिखा है ये डेल्टा टी टेंड टू 0, तो औसत वेग ही तात्क्षणिक हमारा क्या होता है, वेग होता है। इसलिए टी समय में कण का वेग ये बराबर हो जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी अपान डेल्टा टी, और इसी को कहा जाता है एफ डैश टी। टी समय में
टी समय में कण का जो वेग होता है वो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी अपॉन डेल्टा टी, जिसे हम नाम क्या देते हैं एफ डैश टी। तो क्या देखा हम लोगों ने कि जो dy बाई डी एक्स है इसका संबंध हमारा जो है वेग से भी है। देखिए ये आपका डिफरेंशियल डेरिवेटिव है और ये क्या आपका समय है। इसीलिए आपका हेडिंग था कि अवकलज का भौतिक अभिप्राय क्या है, यानी हमारे भौतिक में क्या इसका संबंध है। तो इसका संबंध दूरी और चाल से भी है, इसका संबंध होता है दूरी और समय से भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो समय होता है वो टाइम का फंक्शन होता है। तो इस तरह से देखिए ये अब डैश टी क्या बन जाता है, हमारा वेग बन जाता है। तो इस तरह से ये आपका संबंध मिल गया कि टी समय में कण का जो वेग होता है वो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी अपॉन डेल्टा टी होता है, जिसे हम एफ डैश टी कहते हैं। अब देखिए अभी हेडिंग चल रहा था हम लोग का कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। तो उसी पे एक एग्जांपल्स है, किसी कण द्वारा टी सेकेंड में चली गई दूरी मीटर में एफ टी बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 द्वारा निरूपित है, तो कण की चाल 2 सेकेंड के अंत में ज्ञात कीजिए। तो 2 सेकेंड के अंत में कण के द्वारा चली गई जो कण का जो चाल होगा वही इसका वेग होगा। अब सॉल्यूशन देखिए, दिया गया है एफ टी, लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। 2 सेकेंड के अंत में कण की चाल मतलब वेग। अभी आपने देखा कि एस बराबर एफ टी लिखा हुआ था, तो टी सेकेंड में किसी कण की जो चाल हुई थी वो एफ डैश टी हुआ था। ठीक, आज देखिए टी का मान क्या लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है। तो 2 सेकेंड के अंत में जो कण की जो चाल होगी वो बनेगी आपकी एफ डैश 2। ठीक, अब आपने देखा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक बात बताया था कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एफ डैश जो ए होता है ये बराबर होता है लिमिट एस टेंड टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच। ठीक, आज क्या है जिसको हमने ए का नाम दिया है उसका नाम आज यहाँ 2 लिखा है, डैश यहाँ भी लिखा है, डैश यहाँ भी लिखा है, बस यहाँ पर एच लिखा है, एच टेंड टू जीरो है। तो देयर इंप्लाइज ये आपका मिल जाएगा, देखिए लिखा है देयर इंप्लाइज एफ डैश 2 ये होगा लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपान एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ 2 प्लस एच, देखिए एफ टी स्क्वायर 2 लिखा है, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 लिखा है। टी के स्थान पर यहाँ क्या लिखा है 2 प्लस एच। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ टी लिखा है वहाँ लिखेंगे 2 प्लस एच। तो इस तरह से हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 2 प्लस एच प्लस 4 माइनस एफ 2 लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ टी लिखा है वहाँ वहाँ 2 लिखा जाए। तो ये हम 2 लिख देंगे, तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 प्लस 4 अपान एच इक्वल लिमिट एच टेंड टू जीरो 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 6 3h प्लस 4 माइनस 14। देखिए स्क्वायर कर दिया हूँ, 4 प्लस 6 प्लस 4 14 होता है बाई एच। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आप 4 लिखा है
यहाँ देखिए 6 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा है, तो 4 और 6 10 और प्लस 14 हो जाएगा। तो इस तरह से जो कांस्टेंट टर्म है ये आपके कैंसिल हो गए। ठीक, अभी लिखा है लिमिट h टेंड टू 0 h स्क्वायर प्लस 7h बाई h बराबर लिमिट h टेंड टू 0 h इज द कॉमन h प्लस 7 बाई h, ये से h कैंसिल। लिमिट की परिभाषा से h टेंड टू 0 लिखा है, तो जहाँ h लिखा हुआ हम मान रख देंगे, तो ये बराबर आपका हो जाएगा 0 प्लस 7। तो इस तरह से हमने देखा कि f'2 की जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 7 मीटर प्रति सेकंड। तो 2 सेकंड के अंत में जो कण का वेग होगा वो 7 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक, इस सवाल को और आसानी से भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको डिफरेंशियल अलजेब्रा का प्रूफ नहीं किया हूँ, इसलिए इसको मैं नेम से ही लगा दिया हूँ। जिस दिन डिफरेंशियल आपको समझा देंगे तो आपको मैंने बताया है कि dy बाई डी एक्स, मैंने बताया था आपको कि dy बाई डी एक्स x बराबर a पर भी अवकलज का मान होता है। तो इस तरह से डायरेक्ट डिफरेंशियल करके भी हम मान निकाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बताया हूँ, तो जो मेन नेम से ही आपका निकाल दिया हूँ। तो ये आपका जो है फार्मूले पर है। यदि आप चाहें तो इसको डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में इसको हम प्रूव करेंगे। एफ टी लिखा है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अब t के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल करने के बाद क्या होगा कि x पावर n के फॉर्म में इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अब इस पे वीडियो नहीं बनाया हूँ, तीसरा वीडियो बनकर इस पर आएगा। फिर भी इस सवाल को कुछ नियम से आप लगा सकते हैं। तो t के सापेक्ष एक बार डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये होगा एफ डैश टी, ये आपका हो जाएगा 2t प्लस 3। अब ये प्रॉब्लम होता है कि टी स्क्वायर का डिफरेंस 2t कैसे हो जाता है। जब तक हम इसको प्रूफ नहीं करते उसको पहले इसको हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन सवाल उस पर लग सकता है, नहीं बता दिया आपको। अब t की जो वैल्यू है हम 2 रख देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा एफ डैश 2 इक्वल टू 4 प्लस 3, तो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह भी हम लगा सकते हैं, लेकिन अभी आपको मैंने ये नहीं बताया है कि टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो 2t कैसे हो जाता है, इसलिए अभी इसको यूज नहीं करना है। ठीक, अभी जैसा परिभाषा को बताया था कि एफ डैश ए बराबर जो होता है लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एस माइनस एफ ए अपॉन एच होता है, तो इसी पर आपको सॉल्व करना है।